हेलो एवरीवन, वेलकम टू द जोरावर क्लासेस। और आज हम फिर से करेंगे अपने नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस। और आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। ठीक है, यानी कि बाल केंद्रित शिक्षा पर ही आधारित रहेगा। और इससे पहले एक नंबर नोट कर लीजिए, ठीक है, 8638008832। ठीक है, दिस इज द व्हाट्सएप नंबर ऑफ जोरावर क्लासेस। आप इस पर अपना नाम लिखकर और आप किस पोस्ट के लिए तैयारी कर रहे हैं भेज सकते हैं। आपको ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा बाय अंकित सर। ओके, तो चलिए आज की हम क्वेश्चंस अपने स्टार्ट करेंगे। चिल्ड्रन शुड बी गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू डैश द डेमोक्रेटिक वे ऑफ लाइफ इन स्कूल। ठीक है, देखो बच्चों को स्कूल में प्रजातांत्रिक यानी कि डेमोक्रेटिक जो वे होता है, तरीका होता है, उसके लिए अवसर दिया जाना चाहिए। किस चीज के लिए अवसर दिया जाना चाहिए? सीखने के लिए, अनुभव करने के लिए, समझने के लिए या जानने के लिए। ठीक है, ये आपके सामने कुछ टर्म्स लिखी हुई हैं, आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी बेस्ट टर्म है जो यहाँ पर इस ब्लैंक में हम भर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो लर्न मतलब आप सीख रहे हो, लर्निंग कर रहे हो किसी चीज की, है ना। मतलब बेसिकली ये सारे टर्म्स जो हैं ये आपको चाइल्ड सेंटर्ड ही लग रही होंगी। लर्निंग भी हो गई, अंडरस्टैंडिंग भी होगी, नोइंग भी होगी, एक्सपीरियंस भी होगी, लेकिन आपको बेस्ट ऑप्शन देखना है कि क्या हो सकता है। ठीक है, तो देखो जो इसका बेस्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि एक्सपीरियंस। ठीक है, देखो हम कहते हैं ना कि बच्चे को हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस देना चाहिए हर चीज का, वो तो हम एक्टिविटीज में करते ही हैं। लेकिन देखो डेमोक्रेटिक वे ऑफ लाइफ सिखाना है कि प्रजातांत्रिक माहौल कैसे बनाना है जहां पर सबको अधिकार हो, सब अपनी बात रख पाए, सब अपने तरीके से कुछ चीजें कर पाए। ठीक है, दूसरों के साथ कोऑपरेशन भी निभा पाए। डेमोक्रेटिक वैल्यूज कौन कौन सी होती है? न्याय, समानता, स्वतंत्रता, ये सारी हमारी डेमोक्रेटिक वैल्यूज होती है। तो इनको क्या आप सिर्फ लर्न करके सीख सकते हैं? क्या सिर्फ अंडरस्टैंड करके ज्यादा सीख सकते हैं, या फिर आप सिर्फ जानकर सीख सकते हैं? अगर आप इन चीजों को अनुभव करेंगे तभी तो आप ज्यादा बेटर सीखेंगे, है ना। एक्सपीरियंस इज द बेस्ट ऑप्शन। और देखो एक्सपीरियंस में क्या आ सकता है, एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे बहुत कॉमन एग्जांपल है, जब क्लास का मॉनिटर चुनना होता है। ठीक है, एक तरीका होगा कि टीचर ये कहेगा ठीक है भाई ये बच्चे बेस्ट है, इनको मॉनिटर बना देते हैं, ये गर्ल्स मॉनिटर बनेगा, ये बॉयज मॉनिटर बनेगा। ठीक है, एक तरीका डेमोक्रेटिक तरीका क्या हो सकता है कि आप वोट कराएं, है ना। आप पहले ये पूछे कि कौन कौन मॉनिटर का चुनाव लड़ना चाहता है ना। मतलब एक हफ्ता भी दे सकते हैं, 1 वीक का टाइम आप दे सकते हैं बच्चों को, क्यों नहीं दे सकते भाई। इलेक्शन जब होते हैं इंडिया में तो हम कितना टाइम लगाते हैं इलेक्शन में, पहले कैंपेनिंग होती है, ये सब होती है। तो आप भी क्लास में एक छोटी सी एक्टिविटी करा सकते हैं मॉनिटर से रिलेटेड, तो इसमें बच्चों को एक्सपीरियंस मिलेगा। तो जब वो डेमोक्रेटिक लेसन पढ़ेंगे किसी चीज का तो समझेंगे कि यस वी आर ऑल्सो अप्लाइंग दिस सेम वे ऑफ लाइफ इन आवर क्लास ऑल्सो, है ना। वो भी यही सोचेंगे। तो यानी कि आपको जो है ये एक्सपीरियंस देना बहुत जरूरी है बच्चे को। ठीक है, जैसे सारे बच्चों से आप पूछ सकते हैं चलिए वोट डालिए, एक दिन वोटिंग का रख लेते हैं, एक दिन सब बच्चे बताएंगे कि भाई हमें मॉनिटर क्यों बनना चाहिए। तो इस तरीका जो होता है ये एक्सपीरियंस करके ही आता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं। सक्सेसफुल एजुकेशनल प्रैक्टिसेस इवॉल्व फ्रॉम द एप्लीकेशन ऑफ डैश मेथड्स। ठीक है, देखो जो सफल शैक्षिक प्रथाएं होती है, फिर एजुकेशनल प्रैक्टिसेस कह सकते हैं, जो हम स्कूल में अप्लाई करते हैं, वो किस मेथड से ज्यादा अच्छे से लागू हो सकती है। अब देखो यहाँ पे आपके सामने 4 मेथड्स हैं, तो आपके पास कोई और मेथड है नहीं, आपको इन चारों में से ही एक चूज करना पड़ेगा। तो आप बताइए कि इनमें से कौन सा मेथड सही होगा। तो देखिए एनालॉग तो समथिंग रिलेटेड टू डेटा इंफॉर्मेशन और इन सबसे चीज से रिलेटेड होता है, सबसे कंप्यूटर से रिलेटेड चीज होती है एनालॉग। ठीक है, तो ये तो आप डायरेक्टली अप्लाई नहीं कर सकते, फिर बच्चों को तुम सिर्फ इस तरीके से नहीं पढ़ा सकते हैं, है ना। उसके बाद आता है साइंटिफिक, वर्चुअल या फिर टेक्निकल। देखो वर्चुअल भी काट दो, क्यों काट दो? क्योंकि आभासी इज वर्चुअल, है ना। वो मतलब उसमें रियलिटी थोड़ी कम होती है, आप वर्चुअली बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो उससे भी प्रॉपर नहीं होगा। जैसे आजकल ऑनलाइन एजुकेशन जो होती है उसको वर्चुअल एजुकेशन ही बोल सकते हैं, है ना। उसके बाद आता है टेक्निकल और साइंटिफिक। तो देखो टेक्निकल इज समथिंग रिलेटेड टू टेक्नोलॉजीज एंड ऑल। तो अगर हम इन दोनों मेथड में से देखें तो हमें साइंटिफिक मेथड ज्यादा करेक्ट लग रहा है। क्यों लग रहा है? देखो वैज्ञानिक तरीके में आप बहुत सारी चीजें करते हैं, आप ऑब्जर्वेशन करते हैं, है ना। उसके बाद आप ऑर्गेनाइज करते हैं चीजों को, आप प्रॉब्लम सॉल्विंग करते हैं, आप रीजनिंग करते हैं। तो ये सारे मेथड्स साइंटिफिक मेथड्स होते हैं, है ना। तो कोशिश करेंगे हम कि एजुकेशनल प्रैक्टिस जो है इससे ज्यादा बेटर हो पाए, है ना। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, एंड नेक्स्ट देखते हैं। इन चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम चिल्ड्रन जनरली लर्न। तो भाई जो बाल केंद्रित कक्षा होती है उसमें बच्चे आमतौर पर सीखते हैं, क्या सीखते हैं, किससे सीखते हैं, ये आपको बताना है कि भाई चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है, बाल केंद्रित शिक्षण है। ठीक है, तो उसमें बताओ मेनली फ्रॉम टीचर से सीखते हैं, इंडिविजुअली सीखते हैं, ग्रुप में सीखते हैं, या फिर व्यक्तिगत और समूह दोनों में सीखते हैं। तो ये बताना है आपको, है ना। इसमें टाइम तो लगेगा नहीं आपको ज्यादा।
तो देखिए इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, है ना। इंडिविजुअली भी सीखते हैं और ग्रुप्स में भी सीखते हैं। जब हम चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की बात करते हैं तो हम इंक्लूसिव एजुकेशन की बात करते हैं, हम डाइवर्सिफाइड क्लास की बात करते हैं, है ना, ठीक है। मतलब डाइवर्सिटी को क्या बोलते हैं, मतलब भिन्नताओं में एकता वाली बात भी हम करते हैं, यूनिटी इन डाइवर्सिटी वाली। तो वहाँ पे हर तरीके का बच्चा हर तरीके के बच्चे के साथ सीखता है, ठीक है। हम ग्रुप्स भी बनाते हैं, कुछ एक्टिविटीज ऐसी होती है जो ग्रुप्स में ज्यादा बेटर होती हैं, कुछ एक्टिविटी इंडिविजुअली हमें करनी पड़ती है, जिसमें बच्चा अकेले लगा रहे किसी टास्क में। तो यानी कि दोनों मेथड्स का हमें यूज करना पड़ेगा, इंडिविजुअली भी हम सिखा सकते हैं, ग्रुप में भी सिखा सकते हैं। ग्रुप से आपकी कोऑपरेटिव कोलैबोरेटिव स्किल्स डेवलप होती हैं। इंडिविजुअली बच्चा थोड़ा अपने आप से कंपटीशन करता है ना, अपने आप की चीजों में कमियों में सुधार करता है। तो इंडिविजुअल और ग्रुप दोनों तरह की एक्टिविटी जो है यहाँ पर हो सकती है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, आई होप कि आपको क्लियर हो रहे होंगे क्वेश्चंस, है ना। मतलब देखो ये चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, ये एक जगह पे आपको कहीं ऐसे नहीं मिलेगा। आप मेथड्स ऑफ टीचिंग पढ़ सकते हैं, सब पढ़ सकते हैं, लेकिन ये जो चाइल्ड सेंटर्ड बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, इनसे नॉलेज आपकी ज्यादा निखरती है। तो आपको ये पता चलता है कि यहाँ पे इस टाइप का क्वेश्चन आता है, हम सबको पता है, मतलब ये जनरल बच्चे भी ये कर सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं कि आपको इसमें हार्ड एंड फास्ट बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत है। यहाँ पर आपको अपनी एप्लीकेटिव स्किल्स भी यूज करनी है। आपने कितनी थ्योरीज पढ़ी है, क्या पढ़ा है, उस हिसाब से आप कितना अप्लाई कर पा रहे हैं, ठीक है। तो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सो व्हेन ए चाइल्ड फेल्स, जब एक बच्चा फेल होता है, इसका मतलब क्या होता है, तो ये आपको बताना है। बच्चे ने उत्तरों को सही तरीके से याद नहीं किया, इसलिए वो फेल हो गया। बच्चों को प्राइवेट ट्यूशन लेनी चाहिए थी भाई, इसलिए फेल हो गया। व्यवस्था फेल हो गई आपकी, बच्चा पढ़ाई के लिए योग्य ही नहीं है, ठीक है। तो देखो ये क्वेश्चन कई बार कई एग्जाम्स में आ चुका है और बहुत ही कॉमन क्वेश्चन भी है, इसलिए मैंने इसको रखा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। यानी कि सिस्टम फेल हो गया है। जब पहले जो ट्रेडिशनल अप्रोच थी ना, जिसको हम पारंपरिक अप्रोच कहते थे, जिसमें हम मतलब ये मानते थे कि बच्चे पर ही सारा दारोमदार है ना, टीचर तो पढ़ाएगा, बच्चा ही नहीं पढ़ रहा, हम क्या करें, है ना, ये वाली अप्रोच थी। लेकिन अब जो न्यू अप्रोच आई है, जो मॉडर्न अप्रोच आई है, एक तरह से कह सकते हैं, जो चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच आई है, वो ये कहती है कि अगर कोई बच्चा फेल हो रहा है, ये बच्चे का फेलियर नहीं है, ये पूरे सिस्टम का फेलियर है। कि आपने मतलब प्रिंसिपल का फेलियर है, एडमिनिस्ट्रेटिव उसका फेलियर है, एकेडमिक्स का फेलियर है, टीचर का फेलियर है, पेरेंट्स का फेलियर है एक तरह से। मतलब हम बच्चे को सिस्टम में ढाल नहीं पाए, हम बच्चे को कुछ सिखा नहीं पाए। तो हमारा जो सिस्टम है, इस सिस्टम में सिर्फ सिस्टम नहीं आता है, इसमें सब आते हैं, सारे स्टेक होल्डर्स इसमें आएंगे, प्रिंसिपल से लेके टीचर से लेके सब कुछ, है ना, टेक्स्ट बुक से लेके सब कुछ, कि हम सभी फेल हो गए, बच्चा इसीलिए फेल हो गया, हम उसको सिखा नहीं पाए, है ना, ये धारणा होती है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। आई होप कि आपको क्लियर हो रहा होगा। वैसे आज के क्वेश्चन ज्यादा कंफ्यूजिंग होंगे नहीं आपके लिए। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फीचर ऑफ प्रोग्रेसिव एजुकेशन। तो प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता क्या है, ये आपको बताना है। देखो जो प्रोग्रेसिव एजुकेशन है, ये आई है ट्रेडिशनल अप्रोच, मैंने बताई ना आपको भी, कि जो पारंपरिक हमारा शिक्षण का तरीका था, जिसमें हम मतलब वही टेक्स्ट बुक सेंटर्ड होता था, टीचर सेंटर्ड होता था, एग्जामिनेशन सेंटर्ड होता था, बहुत ही फिक्स्ड होता था, है ना, रिजिड होता था बहुत ज्यादा, उसमें हम कोई चेंज नहीं कर सकते थे। वही 100 नंबर का लास्ट में पेपर आपको लिखना था, वही सेकेंड टर्म में, वही थर्ड लास्ट टर्म में, और उसके बाद जो है आपका क्या हो जाता था, आपका एक एनालिसिस हो जाता था कि आपने इतना सीखा, आपने इतना नहीं सीखा है ना, आपकी रैंकिंग हो जाती थी। तो ये ट्रेडिशनल अप्रोच को प्रोग्रेसिव अप्रोच ने जो है बिल्कुल नकार दिया। इसके मेन प्रवर्तक थे जॉन डीवी, ठीक है। जॉन डीवी का जो प्रैग्मेटिज्म है, ठीक है, जिसको हम प्रयोजनवाद भी बोलते हैं, उससे रिलेटेड है एक तरह से। इसमें उन्होंने बोला कि आप इतना फिक्स सिस्टम मत रखिए, ठीक है, आप इसमें थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी लाइए, है ना। बच्चों को जो टीचर सेंटर एजुकेशन थी, उसको आप चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन में कन्वर्ट करें। बच्चों को डिफरेंट तरीके से सिखाएं, डिफरेंट टाइप ऑफ असेसमेंट होना चाहिए, द फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, यानी कठोरता नहीं होनी चाहिए किसी चीज में। आप बच्चे के अकॉर्डिंग जो है असेसमेंट का तरीका भी चेंज कीजिए, बच्चे के अकॉर्डिंग जो है एग्जामिनेशन का तरीका चेंज कीजिए, अपने पढ़ाने का तरीका चेंज कीजिए। ये कहती है प्रोग्रेसिव एजुकेशन, बेसिकली चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन हम इसको बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसका अब आंसर बताओ कि कौन सा इसका फीचर है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फीचर ऑफ प्रोग्रेसिव एजुकेशन। तो ये आपको बताना है। तो इंस्ट्रक्शन बेस्ड सोली ऑन प्रिस्क्राइब टेक्स्ट बुक, सिर्फ टेक्स्ट बुक पर, तो ये मैंने आपको कटवाई दिया है, मतलब ये तो होगा ही नहीं। एम्फेसिस ऑन स्कोरिंग गुड मार्क्स, ये भी नहीं होगा। फ्रीक्वेंट टेस्ट एंड एग्जामिनेशन, ये भी नहीं होगा। फ्लेक्सिबल टाइम टेबल एंड सिटिंग अरेंजमेंट, देखो मैंने आपको कहा प्रोग्रेसिव एजुकेशन जो है फ्लेक्सिबल उस पर डिपेंड की जाती है, ठीक है। बार बार ली जाने वाले परीक्षाएं जो है बच्चों को कहीं ना कहीं डिमोरलाइज करती हैं। उनकी इतनी बार अगर आप टेस्टिंग करेंगे तो बच्चा कुछ सीख नहीं पाएगा। नहीं, पेन पेपर टेस्ट जो होते हैं या ज्यादा बच्चों पर बहुत ज्यादा दबाव डालते हैं, मतलब अकॉर्डिंग टू चाइल्ड सेंटर
सेंटर्ड पेडागोजी। अब हम लोग तो देखो हमारी अपनी थिंकिंग अलग अलग हो सकती है, लेकिन हमें इस थिंकिंग में अपने आप को ढालना पड़ेगा अगर हमें टीचर बनना है। तो देखो फ्लेक्सिबल होना चाहिए आपका टाइम टेबल। ऐसा ना हो कि भाई सारे गेम्स के पीरियड जो है, मतलब ऐसा ना हो कि भाई सारे मतलब पढ़ाई वाले पीरियड आपने लगा दिए हैं, है ना। बच्चों का जो एक तरह से एग्जामिनेशन का प्रोसेस है वो भी है, उन सब में फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। फिर सिटिंग अरेंजमेंट पे भी, मतलब देखो यहाँ पे पूरी प्रोग्रेसिव एजुकेशन के बारे में बात नहीं की गई है। यहाँ पर आपको इन 4 ऑप्शन में से बताना है कि कौन सा ऑप्शन जो है प्रोग्रेसिव एजुकेशन को फॉलो करता है, ठीक है। तो ये भी प्रोग्रेसिव एजुकेशन को फॉलो करता है। बेसिकली आप फ्लेक्सिबल टाइम टेबल रखिए, सिटिंग अरेंजमेंट बच्चों का फ्लेक्सिबल कीजिए, ठीक है। ऐसा ना हो कि कुछ बच्चे हमेशा आगे बैठ रहे हैं, कुछ बच्चे बेचारे जो कम सीखते हैं उनको आप पीछे बिठा दें कि ये बहुत परेशान करते हैं, इस टाइप से, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं, साइंस एंड आर्ट एग्जीबिशंस, म्यूजिक एंड डांस शोज एंड ब्रिंगिंग आउट स्कूल मैगजीन्स आर मीन टू। भाई ये सारे जो आपके एग्जीबिशंस होते हैं ना, अब तो बहुत ज्यादा होते हैं, सोशल साइंस का भी होता है, म्यूजिक के कॉम्पिटिशन्स होते हैं, डांस के कॉम्पिटिशन्स होते हैं, स्कूल मैगजीन्स छपती हैं, तो ये किस लिए होती हैं ये आपको बताना है, ठीक है। मतलब इसमें बेस्ट ऑप्शन वही चूज करना होगा। इस्टेब्लिश ए नेम फॉर स्कूल, भाई स्कूल का नाम रोशन हो। सेफ सेटिस्फाई द पेरेंट्स, पेरेंट्स को तसल्ली रहे कि हाँ भी ठीक क्लास मतलब स्कूल में सब कुछ हो रहा है। प्रोवाइड ए क्रिएटिव चैनल फॉर लर्नर्स, है ना, बच्चों की सृजनात्मक मार्ग के लिए उपलब्ध कराना। या फिर ट्रेन स्टूडेंट्स फॉर वेरियस प्रोफेशंस, या फिर उनको प्रशिक्षित करना ताकि वो आगे अपने जीवन में लाइवलीहुड का जुगाड़ कर सके, मतलब एक तरह से आजीविका कमा सके, ठीक है। तो ये बताना है। तो देखा इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। भाई बच्चे को उनका जो क्रिएटिव एक्सप्रेशन होता है ना उसको बाहर निकालना है। कुछ बच्चे हो सकते हैं कि आर्ट में बहुत अच्छे हो, कुछ बच्चे मतलब मॉडल्स बनाने में, कुछ बच्चों का साइंस में टैलेंट हो, कुछ का सोशल साइंस में टैलेंट हो, कुछ का म्यूजिक में इंटरेस्ट हो, कुछ का डांस में हो, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है बच्चे के क्रिएटिव एक्सप्रेशंस को, उनके क्रिएटिव चैनल को बाहर निकालने के लिए होता है कि यहाँ पे ठीक है कुछ बच्चे कभी कभी क्लास में इतना सब कुछ नहीं दिखा पाते, लेकिन जब ऐसी एक्टिविटीज होती हैं तो वहां पर वो जो लोग बेटर परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं, विच आर द फॉलोइंग फैक्टर इज ए बेसिस फॉर द चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। कौन सा चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन के लिए बेसिक फैक्टर है ये बताना आपको। इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, ठीक है, ये बताना है, मतलब इंडिविजुअल डिफरेंस होते हैं इसलिए हमें चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन रखनी चाहिए। फिर चाइल्ड राइट्स होते हैं, है ना, द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन है, इसीलिए हमें चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन रखनी चाहिए। ऑल चिल्ड्रन आर इक्वल इन ऑल रिस्पेक्ट, ठीक है, मतलब सारे बच्चे जो हैं बराबर हैं, मतलब तो इसीलिए हमें करना चाहिए। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होना चाहिए। देखो भाई ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है, अगेन मैंने जिस बुक से लिया है ये, उसमें इसका आंसर जो है वो डी दिया हुआ है, ठीक है। लेकिन वही ना, मैं आपको हमेशा ये बताती हूँ कि मतलब हो सकता है वेरिएशंस हो सकते हैं हमारे सोचने में, मेरे सोचने में। मुझे यहाँ पर कंफ्यूज कर रहा है ऑप्शन नंबर ए ज्यादा और डी, दोनों ही कंफ्यूज कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो आप लोगों के साथ मैं डिस्कशन क्यों कर रही हूँ इस क्वेश्चन को, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि बस मैं अपनी चीज आप पर थोपूं, ठीक है। मतलब ये मेरा विचार है कि भाई इंडिविजुअल डिफरेंसेस भी तो हो सकता है इसका आंसर। देखो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन क्या कहती है कि बाल केंद्रित होनी चाहिए, बच्चों के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, बच्चों के नीड्स इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। ये हम क्यों मानते हैं, ये हम इसलिए मानते हैं क्योंकि देयर आर इंडिविजुअल डिफरेंसेस, बच्चों में इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं। हर किसी का सीखने का जो स्तर होता है वो समान नहीं होता है, हर किसी की जो नीड्स होती हैं वो समान नहीं होती हैं। हर तरीके का बच्चा जो है एक इंडिविजुअल डिमांड करता है आपसे कि आप व्यक्तिगत रूप से भी उस पर ध्यान दें, एज अ टीचर, एज अ पेरेंट, ठीक है, हम जो भी कह सकते हैं। तो आप बताइए इसमें क्या होना चाहिए। तो भाई मेरे अकॉर्डिंग तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए। वैसे मैं आपको बता देती हूँ जिस बुक से क्वेश्चन लिया उसमें ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन दिया हुआ है। अब मैं आप लोगों पर भी थोड़ा सा छोड़ती हूँ कि सर्च कीजिए, थोड़ा सा स्कोर देखिए, ठीक है। मेरे अकॉर्डिंग ए होना चाहिए, ठीक है। मैंने आपको अपना एक्सप्लेनेशन दे दिया है। भाई चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की बात हम इसलिए करते हैं क्योंकि इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं और हर बच्चे पर जो है हमारा केंद्र होना चाहिए, है ना। बाल केंद्रित शिक्षा मतलब बालकों पर आधारित होनी चाहिए, टीचर पर आधारित नहीं होनी चाहिए। अगर मैं ऑप्शन नंबर डी को देखूं तो गलत मैं नहीं कह सकती हूँ, वैसे तो गलत ये दोनों भी नहीं है। चाइल्ड के अपने राइट्स होते हैं, राइट एंड फ्री कंपल्सरी एजुकेशन है, गलत ये भी नहीं है, लेकिन हमें बेस्ट चुनना है। तो मतलब ऑल चिल्ड्रन आर इक्वल इन ऑल रिस्पेक्ट्स, तो हम मतलब ये कैसे कह सकते हैं हर बच्चा समान है। तो अगर हर बच्चा समान है तो फिर समान ही वो चीजें चलेंगी ना। लेकिन देखो अब ऑप्शन नंबर डी भी मुझे गलत नहीं लग रहा है, मुझे ऑप्शन नंबर ए भी गलत लग रहा है। हो सकता है कि क्वेश्चन बनाने वालों ने थोड़ा सा डिस्पैरिटीज की हो या फिर भाई उस बुक में गलत आंसर दिया हो, दोनों चीजें हो सकती है ना। मतलब मैं एज इट इज आपको आंसर की के अकॉर्डिंग प्रोवाइड नहीं करती हूँ कभी भी, मेरी जो सोच कहती है मैं उसके अकॉर्डिंग बोलती हूँ आपको, जो मेरा एक्सपीरियंस कहता है, ठीक है। तो मुझे तो दोनों ही ऑप्शन ठीक ठाक लग रहे हैं। वैसे मुझे ज्यादा ठीक इंडिविजुअल डिफरेंसेस लग रहा है कि भाई चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन हम क्यों लेकर आए थे कि हर बच्चे का एक तरीका जो होता है वो अलग होता है। अगर आप सिर्फ टेक्स्ट बुक पर सेंटर रहेंगे, सब्जेक्ट पर सेंटर रहेंगे,
रहेंगे, टीचर पर सेंटर्ड रहेंगे। तो बच्चे के लिए क्या, मतलब बच्चों के लिए आपने क्या किया, ठीक है। अब यहाँ पर कंफ्यूज ये कर रहा है कि सारे बच्चे ऑल रिस्पेक्ट्स में समान होते हैं, हर चीज में समान होते हैं। हम ये कह सकते हैं कि हमारे लिए सारे बच्चे समान हैं, हम ये कह सकते हैं, ठीक है। ऑब्वियसली इस सेंस में ये ऑप्शन नंबर डी भी गलत नहीं होगा, क्योंकि हमारे लिए सारे बच्चे समान है, हमें भेदभाव भी नहीं करना है, ये वाली चीज। तो भाई देख लेना इसका, ठीक है। ए और डी दोनों में कंफ्यूजन है मुझे, ठीक है। मतलब मेरे अकॉर्डिंग मैंने दोनों ऑप्शंस आपको एक्सप्लेन कर दिया, मुझे ज्यादा बेटर ए लग रहा है। तो कुछ चीजें मैं आप पर भी छोड़ना चाहूंगी कि आप लोग भी थोड़ा सर्च करें इसको, है ना। नेक्स्ट है चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन वॉज एडवोकेटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग थिंकर्स। तो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन जो थी वो कौन से थिंकर ने ज्यादा इसको मतलब समर्थन किया था। B.F. स्किनर है, जॉन डीवी है, एरिक एरिक्सन है, चार्ल्स डार्विन है, ठीक है। देखो डार्विन जो होंगे वो होंगे नहीं, वो क्योंकि वो सीधे सीधे बोलते हैं कि जो संघर्ष करेगा वही जिएगा। तो जो बच्चा ज्यादा कैपेबल होगा वही उसका अस्तित्व ज्यादा अच्छा होगा, मतलब उसका संघर्ष ज्यादा होगा, तो उसका बेटर एक वो कहेंगे कि जिसका स्ट्रगल ज्यादा होगा उसकी एग्जिस्टेंस भी ज्यादा होगी, ठीक है। अब स्किनर जो है बिहेवियरिस्ट है, ये बिहेवियरिस्ट तो हमेशा से मानते आए हैं कि बच्चा जो है कुछ भी नहीं है, उसका जो दिमाग है वो ब्लैंक स्लेट है, हम उसको रेनफोर्समेंट के थ्रू और तरह तरह की चीजों के थ्रू हम उसको सिखा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। मतलब ये तो बच्चे को पैसिव मानते हैं, तो ये भी नहीं होगा। डार्विन कट गए और ये स्किनर भी कट गए। अब बचे जॉन डीवी और एरिक एरिक्सन। तो एरिक एरिक्सन की अपनी एक अलग थ्योरी है, उन्होंने बताया है कि किस स्टेज पर बच्चा किस तरह से परफॉर्म करता है ना। लेकिन अगर हम टिपिकली चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की बात करें तो वो है ऑप्शन नंबर बी, जॉन डीवी। जो प्रोग्रेसिव एजुकेशन मैंने आपको बताई थी अभी, वो जॉन डीवी ही इसके मुख्य प्रवर्तक थे। उन्होंने कहा था कि बच्चे की जो एजुकेशन है बच्चे के हिसाब से होनी चाहिए, बच्चे पर केंद्रित होनी चाहिए, ना कि सब्जेक्ट सेंटर्ड या टेक्स्ट बुक सेंटर्ड या फिर टीचर सेंटर्ड। ओके, नेक्स्ट है क्लासरूम आफ्टर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ आरटी 2009। आपको पता है कि राइट टू एजुकेशन एक्ट हमारा आया था, तो क्लासरूम उसके बाद क्या हुई है ज्यादा, ठीक है। आयु के अनुसार अधिक समजातीय हुई हैं, आयु के अनुसार अधिक विषम जातीय हुई हैं, अप्रभावित हैं क्योंकि शिक्षा का अधिकार विद्यालय में कक्षा की औसत आयु को प्रभावित नहीं करता है, या फिर जेंडर के अनुसार अधिक समझाते हैं। मतलब ये थोड़ा गलत ले लिया इन्होंने, ठीक है, मतलब गूगल ने गलत ट्रांसलेट किया है। जेंडर वाइज मोर होमोजीनियस है, अगर जेंडर में देखें तो होमोजीनियस है, मतलब जितने लड़कियां ज्यादा हो गई हैं कि क्लास में किसी में लड़के ज्यादा हो गए हैं। मतलब होमोजीनिटी क्या होती है, जब कोई चीज समान हो जाए उस चीज में, ठीक है। तो जेंडर वाइज होमोजीनिटी का मतलब होगा कि सेक्शन ए में जो है ज्यादा लड़कियां हो गई, सेक्शन बी में आपने सिर्फ लड़के ही रख लिए, सेक्शन ए में आपने सिर्फ लड़कियां ही रख ली। तो राइट टू एजुकेशन का क्या इफेक्ट पड़ा है यहाँ पर ये बताना है, ठीक है। ये पर्टिकुलरली एज रिलेटेड मैटर है। देखो जो राइट टू एजुकेशन एक्ट ये कहता है कि बच्चा किसी भी समय आपके पास आए, आपको उसकी एज के अकॉर्डिंग उसको समायोजित करना पड़ेगा। अगर आपके पास 6 ईयर्स का बच्चा आता है ना, वैसे हम कहते हैं 5 साल का बच्चा फर्स्ट में, तो 6 ईयर का ऑब्वियसली सेकंड में जाएगा। तो 6 ईयर का बच्चा जो है वो सेकंड में जाने लायक है, तो आप ये नहीं कहेंगे कि आपने पहले स्कूलिंग नहीं करी है तो आप सीधे फर्स्ट में जाइए, नहीं। आरटी कहता है आप जो 6 ईयर्स का बच्चा है उसको सेकंड में अगर वो लेना चाहता है एडमिशन, तो सेकंड में दीजिए, उसके अकॉर्डिंग दीजिए। फिर आप देखिए आपको स्कूल में किस तरह के मॉडिफिकेशंस करने हैं उस बच्चे को समायोजित करने के लिए, ठीक है। तो इसका मतलब है कि जो क्लासेस है वो एज वाइज मोर होमोजीनियस हो गई हैं। मतलब अगर फर्स्ट क्लास की बात करें तो वहां पे 5 साल के 5 से 6 साल तक के बच्चे आपको ज्यादा मिलेंगे, ठीक है। मतलब एज जिसकी जिस क्लास के अकॉर्डिंग है उस हिसाब से बच्चों को आपको एडमिशन देना पड़ेगा। तो एज वाइज ज्यादा होमोजीनियस हो गए हैं, ठीक है। तो ये इसका मतलब था। नेक्स्ट देखते हैं। देखो आज के क्वेश्चंस मुझे खुद बड़े अच्छे लगे, इंपॉर्टेंट भी हैं और मतलब डिफरेंट एग्जाम से पूछे भी गए हैं, तो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शंस, है ना। डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शंस क्या होती हैं, ये बेसिकली इंक्लूसिव एजुकेशन का पार्ट है वैसे तो बताइए इसका मतलब क्या होता है। शायद मैंने एक वीडियो में आपको समझाया भी था। शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए होती हैं, ठीक है। मतलब ग्रुपिंग टू मीट स्टूडेंट्स नीड, बच्चों की आवश्यकताओं के लिए। डूइंग समथिंग डिफरेंट फॉर एवरी स्टूडेंट इन द क्लास, ठीक है। मतलब हर बच्चे के लिए जो है अलग अलग चीजें करना। भाई देख लेना, ये थोड़ा सा एरर हो गया है ना। एवरी स्टूडेंट, डिसऑर्डरली और अनडिसिप्लिन स्टूडेंट एक्टिविटी है, तो ये तो होगा ही नहीं, है ना। यूजिंग ग्रुप्स दैट नेवर चेंज, ऐसे ग्रुप्स का यूज करना जो कभी चेंज ही नहीं होते हैं, है ना। ये होता है मतलब कभी चेंज नहीं हो सकते ऐसे ग्रुप, तो ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर ए और बी में से आपको बताना है कि कौन सा होगा, कि सब बच्चों के लिए सब कुछ अलग अलग करना, या फिर यूज ए वैरायटी ऑफ ग्रुपिंग्स टू मीट स्टूडेंट्स नीड। तो देखो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। मतलब आपको वैरायटी ऑफ ग्रुपिंग करनी है ना, फ्लेक्सिबल ग्रुपिंग करनी है, फ्लेक्सिबल वे ऑफ टीचिंग रखना है आपको एक तरह से, ताकि बच्चों की नीड्स को जो है आप केटर कर पाएं, उनकी नीड्स को, आवश्यकताओं को समझ पाएं। डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन का मतलब होता है कि तरह तरह की चीजें आप यूज कीजिए, डिफरेंट टाइप ऑफ टीचिंग मटेरियल यूज कीजिए, डिफरेंट टाइप ऑफ मतलब टीचिंग स्टाइल यूज कीजिए, डिफरेंट तरीके के ग्रुप्स बनाइए क्लास में बच्चों को सिखाने के लिए। तो इस तरह से होती है डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शंस। ओके, सो गाइज दीज वर द क्वेश्चंस फॉर टुडे एंड आई होप यू लाइक इट। और मतलब एक क्वेश्चन शायद पिछली बार किसी को डाउट था, है ना, क्रिटिकल पेडागोजी
जो क्रिटिकल एक क्वेश्चन था, मुझे क्वेश्चन याद नहीं है, मैं डालना भूल गई, उसमें क्रिटिकल एंड कंस्ट्रक्टिव था आंसर फर्स्ट क्वेश्चन का जो था। तो गाइस क्रिटिकल का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि आलोचना करना, क्रिटिकल थिंकिंग आपको बच्चों में डेवलप करनी है। इसका मतलब क्या होता है, जब सुपरविजन स्कूल में होता है तो आप आलोचनात्मक क्या होता है, देखो यहाँ पे क्रिटिकल का मतलब था कि आप जो है उसके नेगेटिव एस्पेक्ट्स को भी देखिए, आप पॉजिटिव को भी देखिए। क्रिटिकल थिंकिंग जब होती है उसमें हम ये देखो, एक तो हमारी होती है बिल्कुल पॉजिटिव थिंकिंग कि सब आपको अच्छा 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 ही लग रहा है, एक होती है क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल का मतलब है कि आप इंस्पेक्शन करने क्यों जाते हैं। हर बार इंस्पेक्शन वाले हमेशा ऐसा नहीं कि सिर्फ तारीफ करते हैं, वो हमेशा आपको कमियां बताएंगे। अगर आप में कुछ कमी नहीं है तो मतलब क्या, ऐसा कुछ भी नहीं होता है कि आप बिल्कुल परफेक्ट हैं, हमेशा हम में कुछ ना कुछ नीड ऑफ इंप्रूवमेंट रहती है ना, जो हमें दूसरे बता सकते हैं क्योंकि हम अपनी कमियों को नहीं देख पाते। तो इसलिए वो क्रिटिकल और कंस्ट्रक्टिव उसका आंसर था, वो फर्स्ट क्वेश्चन था आई थिंक, है ना, उसका इसीलिए क्रिटिकल आंसर था क्योंकि आलोचनात्मक दृष्टिकोण आपको रखना पड़ेगा, आपको नेगेटिव भी देखना पड़ेगा, आपको पॉजिटिव भी देखना पड़ेगा, फिर आपको एनालिसिस करना पड़ेगा। सो दैट वाज द सेंस ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग, ठीक है। तो क्रिटिकल अप्रोच होनी चाहिए प्लस कंस्ट्रक्टिव अप्रोच होनी चाहिए जब भी आप स्कूल में सुपरविजन के लिए जा रहे हैं। सपोज आप समटाइम्स अगर आप डीडी बनते हैं कभी जिंदगी में तो ये बात हो रही है, ठीक है। तो ठीक है गाइज, ये थी आज की वीडियो। आई होप यू लाइक द क्वेश्चन एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द जोरावर क्लासेस।